शैलेंद्र बागू इस वक्त जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद ने कहा था कि कुछ कदम उठाए गए हैं, उसका असरात दिखने लगेंगे, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से ये कह रहा है कि माफी नहीं मांगेंगे बल्कि जालसाजी के इल्जामात पर कार्रवाई क्यों बात कर रहा है। क्या चल रहा है दिल्ली में? जी गिलानी, आपको बता दूं जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था और पिछले कुछ दिनों में बातचीत का सिलसिला जारी रहा, जिसके चलते कोई भी कड़ा कदम भारत ने अगला नहीं उठाया। अब बार बार बात होती रहेगी अमेरिकी दूतावास से, अमेरिकी एम्बेसी से बातचीत अभी जारी है, लगातार बातचीत के जो राउंड से वो चल रहे हैं, लेकिन नतीजा अब तक कुछ नहीं निकल पाया है। कल रात में ये खबरें आ रही हैं वॉशिंगटन से कि देवयानी के खिलाफ जो मामले हैं उनको वापस नहीं लिया जाएगा और उनको पेश होना पड़ेगा 13 जनवरी को। वो जो मामला है वो 13 जनवरी पर सामने आएगा कोर्ट में, मैनहट्टन की एक कोर्ट में, और जहां पर उन पर इल्जाम साबित किए जा सकते हैं, उनके खिलाफ सबूत भी इकट्ठे किए जा रहे हैं, ऐसी खबरें वहां से आ रही हैं। लेकिन फिलहाल इस पर भारत का क्या रुख होगा ये सामने नहीं आ पाया है। अभी आज विदेश मंत्रालय की एक प्रेस वार्ता भी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोपहर 3 बजे, जिसमें कुछ साफ हो पाएगा कि क्या होगा इंडिया का अगला कदम। लेकिन इसी बीच जो इंडियन एम्बेसडर हैं एस जयशंकर, उन्होंने वहां पर वॉशिंगटन में अपना चार्ज ले लिया है और उन्होंने मुलाकातों का सिलसिला वहां वॉशिंगटन में भी शुरू कर दिया। उन्होंने वेंकी शर्मन से मुलाकात की है और एक आध जो सीनियर लेवल के ऑफिशियल्स हैं वॉशिंगटन में, उनसे मुलाकात की है और कोशिशें जारी थी ताकि 13 जनवरी में जो ये मामला चलेगा देवयानी पे, तो उससे पहले ये चार्ज गिर जाने चाहिए, ऐसी कोशिश थी भारत की। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने साफ कर दिया है कि केस बाकायदा चलेगा, उसको वापस नहीं लिया जा सकते चार्ज, तो ऐसे में जो डेडलॉक था इंडिया और यूएसए के बीच में वो बना हुआ है, उसमें कोई चीज का रास्ता निकलता भी जी। अमेरिका एक तरफ ये भी कह रहा है कि हमारे दोस्ताना जो ताल्लुकात अमेरिका और हिंद के, इस पर कोई असरात नहीं पड़ेंगे देवयानी के, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई है और हिंदुस्तान में जिस तरह हुकूमत को अवाम का या जो दीगर सियासी पार्टियों का दबाव यहां पर बन रहा है, इसके असरात पड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लगता है कि एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि असरात मुरत्तब नहीं होंगे, फिर हिंदुस्तान में इस तरह का हुकूमत को सामना है, इलेक्शन सामने है, तो क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है इस मामले पर? देखिए, फिलहाल जो ये शुरुआत हुई थी देवयानी के मामले में, इस तरह लगातार एक रस्साकशी शुरू हो गई थी नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच में। इसी बीच 2 हफ्ते के बाद जब ये वाक़ा हुआ था, उसके 2 हफ्ते के बाद भारत ने ये तक बोल दिया कि देवयानी जो थी वो यूएन में एडवाइजर के रोल में भी काम कर रही थी, जो जिसके चलते उनको पूरी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ। उसके बाद जो भारत ने कुछ कड़े कदम उठाए थे उसको तो लगातार बरकरार रखा हुआ है भारत ने। अभी भी यूएस एम्बेसी के बाहर बैरिकेड नहीं है, साथ ही साथ उनके जो डिटेल्स मांगे गए थे वो भी जो वापस ले लिए गए हैं, उनके आई कार्ड ले लिए गए हैं, एयरपोर्ट पासेस ले लिए गए हैं। तो ऐसे में जो तलखी बनी हुई थी वो बरकरार है, लेकिन इसमें आगे का रास्ता क्या हो लगातार, क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ताल्लुकात है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और जाहिर तौर पर तमाम जो इशूज हैं उन पर भारत और अमेरिका एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो तलखी है वो बरकरार है। कोशिश की जा रही है बातचीत के जरिए इसको हल करने की, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जो देश हैं वो झुकने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्शन का जो माहौल है 2014 का, उसके चलते भी जो कदम उठाए गए उनको ये माना जा रहा है कि इलेक्शन को ध्यान में रखते ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन जब कदम उठा लिए गए उनको वापस लेना भी शायद अब मुश्किल होगा यूपी सरकार के लिए, क्योंकि माना यह जा रहा था कि ये कदम जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं है, बल्कि पीएमओ के इंस्ट्रक्शन से ये कदम उठाए गए हैं। तो ऐसे में ये कदम वापस लेना कहीं ना कहीं यूपीए के लिए एक एम्बेरसमेंट का सवाल हो सकता है, क्योंकि 2014 के इलेक्शन अभी आने ही वाले हैं। इसी बीच अमेरिका के लिए ये मुश्किल होगा कि उनका ये कहना है कि वो रूल बुक के हिसाब से उन्होंने ये पूरे चार्जेस लगाए हैं, तो वो देने से अगर वापस अपने चार्जेस देते हैं तो उनके लिए भी एक एम्बेरसमेंट वॉशिंगटन में होगी। तो कहीं ना कहीं अपनी रुख बनाए रखने के लिए दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन बातचीत के सिलसिले से वो चाहते हैं कि सब मामले का हल निकले, लेकिन वो अब तक निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। जी शुक्रिया शैलेंद्र इस बातचीत के लिए। हमारे नुमाइंदे दिल्ली से शैलेंद्र बागू, जिस तरह से उन्होंने बताया कि दोनों मुल्कों के लिए यह अना का मामला हो गया है, दोनों इस मामले पर पीछे हटना नहीं चाहते हैं। मिसाल दोनों मुल्कों के लिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इसराइल ने मजीद 26 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। अमेरिका की सालिसे में अमन मुज़ाकरात की अहिया की सिमत कैदियों की रिहाई एक कदम है। 2 गाड़ियों में रिहा कैदियों को रमल्ला रवाना किया गया। रमल्ला में खुद महमूद अब्बास ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रिहाशुदा कैदियों के अजीज व अकारिब ने फर्त मसरत व जज्बात में नारे बुलंद किए। रूस के शहर वोल्गोग्राड में पीर के रोज ट्रॉली बस में किए गए एक बम धमाके में कम से कम 14 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। इससे एक दिन कबल शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर किए गए खुदकुश हमले में 17 अफराद हलाक हुए थे। वजीर आजम मनमोहन सिंह ने धमाकों की मजम्मत करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को खत लिखकर अफसोस का इजहार किया। वोल्गोग्राद मुल्क के सोची शहर से 650 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां फरवरी में रूस विंटर ओलंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। ट्रॉली बस पर किए गए हमले में जख्मी होने वालों की सही तादाद अभी मालूम नहीं हो सकी है। ताहम वजीर सेहत वेरोनिका स्कोत्सोवा के मुताबिक जख्मियों में से ज्यादातर की हालत बहुत खराब है। 2 борта у нас стоят наготове. Если будут тяжелые больные, сразу на борт и будем отправлять. Сейчас пока трудно сказать. Все больные достаточно тяжелые. И это ожоги, это такая множественная травма, обычные взрывные ранения. ट्रॉली बस पर किए गए हमले की जिम्मेदारी अभी किसी ने भी कबूल नहीं की है, लेकिन ताजा हमलों के लिए चचन बागियों को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि बागी लीडर दोको उमरोव ने विंटर ओलंपिक गेम्स समेत मुल्क भर में नए हमलों की कॉल जारी की है। रूस के इमरजेंसी सिचुएशंस वजीर व्लादिमीर पुचकोव ने कहा है कि वोल्गोग्राद समेत मुल्क के सभी इलाकों में हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। На контроль усиления группировки сил на территории Волгоградской области и прикрытие всех. वोल्गोग्राद में किए गए हमलों के बाद विंटर ओलंपिक गेम्स के मेजबान मुल्क रूस की हिफाजती सूरत हाल पर सवालिया निशान लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन आज किया जाएगा। न्यूजीलैंड में टीम इंडिया 5 एक रोजा और 2 टेस्ट खेलेगी। दौरे की शुरुआत वनडे मुकाबलों से होगी। 19 जनवरी को पहला वनडे नेपियर में खेला जाएगा, जबकि पहला टेस्ट 6 फरवरी से शुरू होगा। ख्याल रहे कि टीम इंडिया को जनूबी अफ्रीका में वनडे और टेस्ट दोनों ही सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन टेस्ट मैचेस में उसने जनूबी अफ्रीका को कड़ी टक्कर दी थी। समझा जाता है कि मौजूदा टीम में ही सेलेक्टर भरोसा दिखाएंगे। पूरा शिमाली हिंद शदीद ठंड की चपेट में है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत मुख्तलिफ रियासतों में टिटरा देने वाली ठंड पड़ रही है। दिल्ली में कल दर्ज हरारत 2.4 दर्ज की गई। इस दौरान वादी कश्मीर में ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर शाहराह पर आमदोरफ्त मुतासर हो रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर की असेंबली सीट को इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंदरजा जातों के लिए रिजर्व किए जाने की कोशिशों की मुखालफत शुरू हो गई है। ज़कात फाउंडेशन ने इसको मुसलमानों के साथ नाइंसाफी और साजिश करार दिया। रियासत उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की रियासत को अलग हुए सालों गुजर गए, तहां मुतादिद इलाकों के उत्तराखंड का हिस्सा बन जाने के बावजूद अब तक असेंबली सीटों की नए सिरे से हदबंदी नहीं हुई थी। गुज़िश्ता दिनों 5 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हदबंदी के लिए एलामिया जारी किया गया, तो इसमें सहारनपुर की मुस्लिम अक्सरियती असेंबली सीट का नाम भी शामिल कर दिया गया।
कमीशन के पास एतराज दाखिल करने वाली ज़कात फाउंडेशन का कहना है कि दरअसल ये तो मुसलमानों की नुमाइंदगी को मजीद कम करने की कोशिश है। सहारनपुर में भी यही हुआ ना, खाली सहारनपुर नहीं, और भी हैं, बनारस है और भी 2-4 हैं इस तरह के, जहां पर ये तब्दीलियां होने जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान होने जा रहा है, ये जो मुजव्विज़ा तब्दीली है, और तजवीज़ किसने की है? इलेक्शन कमीशन ने 5 दिसंबर को उन्होंने नोटिफिकेशन किया था। वहां पर 43% मुसलमान हैं सहारनपुर में, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको रिजर्व कर देने का मतलब ये है कि 43% मुसलमानों की आवाज़ बंद हो जाए। 43% तकरीबन आधा हुआ, तो पूरी आबादी का तकरीबन आधा हुआ, तो 43 पॉइंट समथिंग है। तो उसको, उसमें भी वही नहज काम कर रही है जो कि आज़ादी से अब तक चलती चली आ रही है कि किसी तरह से मुसलमानों की नुमाइंदगी ऐवान में कम रहे। सहारनपुर शहर की असेंबली सीट मुस्लिम अक्सरियती सीट रही है। यहाँ पर अब भी मुस्लिम आबादी का तनासुब 43% है। उत्तर प्रदेश में बहराइच और बनारस से लेकर मुतादिद सीटों को एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जिस पर सच्चर कमेटी ने सिफारिश दी थी कि इन इलाकों और सीटों को एससी से आजाद किया जाए। लेकिन एक बार फिर से सहारनपुर की सीट का नाम रिजर्वेशन के लिए पेश किया जाना इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के किरदार पर सवाल खड़ा करता है। ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। खुदा ने दी है आँखें देखने ही को, मगर देखो जरा खोटा खरा परखो, जरा ऐब हुनर देखो। तमाशा गाहे आलम में तमाशा एक हम भी हैं, तुम अपने दिल के मालिक हो, जिधर चाहो उधर देखो। कभी आकर हमारा सोजे दिल सोजे जिगर देखो, कभी आकर हमारा सोजे दिल सोजे जिगर देखो, कभी आकर हमारा सोजे दिल सोजे जिगर देखो, कभी तो भूल कर आओ, कभी तो पूछ कर देखो, कभी तो भूल कर आओ, कभी तो
नहीं भरती तबीयत लाख देखो उम्र भर देखो, नहीं भरती तबीयत लाख देखो उम्र भर देखो, खुदा की शान है ऐसे भी होते हैं बशर देखो, खुदा की शान है ऐसे भी होते हैं बशर देखो कभी आकर। मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, मोहब्बत से न देखो तुम, मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो मगर देखो, खफा होकर मोहब्बत से न देखो तुम तो दुश्मन की नजर देखो, खफा होकर बिगड़ कर रूठ कर देखो मगर देखो कभी आकर। दिखाया है मोहब्बत की कशिश ने क्या असर देखो, दिखाया है मोहब्बत की कशिश ने क्या असर देखो, दिखाया है मोहब्बत की कशिश ने क्या असर देखो, उन्हें देखो ये आधी रात देखो, मेरा घर देखो, उन्हें देखो ये आधी रात देखो, मेरा घर देखो कभी आकर, हमारा सोजे दिल सोजे जिगर देखो। उन्हें देखा है जिनके देखने को लोग मरते हैं, उन्हें देखा है जिनके देखने को लोग मरते हैं, उन्हें देखा देखा उन्हें देखा उन्हें
नजर बाजो हमारी भी जरा हटे नजर देखो नजर बाजो हमारी भी जरा हटे नजर देखो नजर बाजो हमारी भी जरा हटे नजर देखो कभी आकर देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। परसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। या के सुपी दो सियाह में हमको, दखल जो है सो इतना है। या के सुपी दो सियाह में हमको, दखल जो है सो इतना है। रात को रो रो सुबह किया, दिन को जो तू शाम किया। मेरी आँख में
दुआएं असर न हो मुझे एक रात नवाज दे मगर उसे के बाद सहर न कभी दिन की धूप में झूम कर कभी